हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आज आपसे भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों पर चर्चा करूँगा। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि हायर एजुकेशन के संस्थान या यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रैंकिंग कैसी मिलती है, रैंकिंग की भी बात की थी और रैंकिंग पे विरोधाभास की भी चर्चा की थी। आज आपके साथ मैं चर्चा करूँगा भारत के शिक्षा संस्थान की, उच्च शिक्षा संस्थान या शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति क्या है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हीरक जयंती है, लेकिन इस हीरक जयंती में एक और पहलू भी है कि इस देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं। सभी सरकारें कल्याणकारी सरकार होती हैं। कल्याणकारी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सके तो हमारी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। ये सरकार का कथन था, लेकिन सरकार की अपनी परेशानियां हो सकती हैं। महामारी के बारे में सरकार ने सोचा नहीं था, महामारी आई, कुछ लोगों को उसमें भी रोजगार मिला, आत्मनिर्भरता आई, लेकिन फिर भी हालात बहुत खराब हैं। आखिर ये बेरोजगार जो हैं जाएंगे कहाँ? ऐसा भारत नहीं, यूरोप में भी हो रहा है। यूरोप के लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं, वहाँ के नौजवान कह रहा है, हमारी पिछली पीढ़ी यानी हमारे पिता चाचा दादा की पीढ़ी ने हमारे साथ अपराध किया है। वो अपनी पहले की पीढ़ी को पिता चाचा दादा को कहते हैं, इन्होंने अपराध किया है। जब जरूरत थी तब इन्होंने देश में कोई सुधार नहीं किया, रिफॉर्म नहीं किया, और उसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है कि हमें दर दर की भीख मांगना पड़ रही है, हम बेरोजगार हैं। अब ये तो यूरोप की बात है जो कि बहुत आगे है भारत से, एशियन देशों से। अगर हम भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से बहुत प्रयास किए गए और 1980 आते आते हमने शिक्षा बढ़ाने के लिए, अपने शैक्षणिक साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने नए नए प्रयोग किए। उसमें आपने देखा होगा कि हम यहाँ नंबर बढ़ाने के खेल में लग गए। हर यूनिवर्सिटी, हर विषय का शिक्षक चाहता था कि उसका विषय टॉप पे रहे। समाजशास्त्र वाले चाहते हैं कि सबसे अधिक छात्र, समाजशास्त्र क्यों, अर्थशास्त्र वाले चाहते हैं कि सबसे अधिक, अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास वाले चाहते हैं उनके विषय में, साइंस स्ट्रीम चाहती है कि उनके उसमें। और यहाँ पे आते आते 80 के बाद से नकल की प्रक्रिया चालू हुई। हर जाति वर्ग विशेष के हिसाब से शिक्षा का निर्धारण होने लगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा जिस विभाग के हेड जिस जाति के होते हैं वहाँ के लोग टॉप करने लगते हैं। और शिक्षा में प्रतिभा की हत्या जो है, शिक्षा में हमारे यहाँ प्रतिभा की हत्या जातिवाद ने की। आजकल तो कुलपति भी जाति के आधार पर नियुक्त होने लगे। देखा जाता है कि भाई योग्यता का मापदंड नहीं है, वहां पे जाति को भी कुलपति की योग्यता बना लिया गया और उसको बना दिया जाता है जातिवाद। एक जातिवाद ने हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थानों को खराब किया। और दूसरी चीज, हमने हमारे जो शैक्षणिक संस्थान उनको इतने ज्यादा बना दिए। ये बात ठीक है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा सुलभ रूप से पहुंच जाए, हर व्यक्ति शिक्षा की जड़ में आ जाए, लेकिन हुआ क्या, आज़ादी के बाद से आज जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां वर्ष, यहाँ आते आते हमको अयोग्य शिक्षक मिलने लगे। योग शिक्षक नहीं, मैं एक शिक्षक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि हमने पिछले 2-3 दशकों में अयोग्य शिक्षकों की फौज खड़ी की है और हम गुरुदेवों को ढूंढना चाह रहे हैं शिक्षक के रूप में। जब हमने अयोग्य शिक्षकों की फौज खड़ी कर दी तब हम उसमें गुरुदेव ढूंढना चाहते हैं, कुलगुरु ढूंढना चाहते हैं, हम उसमें कुलगुरु ढूंढना चाहते हैं, हम गुरुदेव को ढूंढना चाहते हैं। ये कैसे होगा? आखिर समाज की भी तो जिम्मेदारी है कि हालात कैसे अच्छे हों। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी यहाँ पे जिम्मेदारी कि हालात कैसे अच्छे हों, इस पर गौर करना होगा। हम खास ट्रेनिंग के द्वारा हालात कैसे बदल सकें, इसका ध्यान देना होगा। अब हम हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमने सरकार पे ही सब कुछ डाल दिया तो हम दिन प्रतिदिन पीछे होते जाएंगे। और इस धरती पे ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बल पे अपनी कोशिशों से हालात बदले हैं। आपने देखा होगा विवेकानंद जी छोटी ही
आयु में उनने कितना कमाल कर दिया। एक और शंकराचार्य जी से हम सभी जानते हैं, जिनका जन्म केरल में हुआ था, मात्र 32 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए थे और उन्हें भारत के 4 बद्रीधाम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम, ये 4 तीर्थ बनाए, 4 धाम बनाए मात्र 32 साल में। कोई बहुत ज्यादा पढ़े नहीं थे, वो केरल में पैदा हुए थे और पैदल ही घूम घूम के उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। गुरु नानक जी पंजाब में थे, जो कि पाकिस्तान में था। ननकाना साहब पंजाब में, आजकल भारत में, अब वो पाकिस्तान का अंग हो गया, भारत का नहीं। तो वो वहां से बगदाद और मक्का भी गए और आप देखिए उनका नाम घर घर में गूंज रहा है। प्रेमचंद क्या थे? उत्तर भारत में थे ना, लेकिन प्रेमचंद का साहित्य सबसे ज्यादा बिकता है। अच्छे अच्छे समाजशास्त्र के प्रोफेसर या इतिहास के प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान, नोबेल विजेता की किताबें भी उतनी नहीं बिकती जितनी प्रेमचंद की किताबें बिकती है। घर घर में प्रेमचंद का नाम गूंजता है, गुरु नानक का नाम गूंजता है। ऐसी क्या थी उस दौर में, इनको कौन से साधन मिले कि इतनी जबरदस्त प्रतिभाएं निकली कि उन्होंने सारी दुनिया में अपना सिक्का जमाया। कबीर क्या थे? कबीर तो कहीं पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कबीर पे पीएचडी हो रही है। एक और चर्चा करूंगा, धर्मानंद कौसाम्बी। धर्मानंद कौसाम्बी 1899 में गोवा के एक गरीब घर में पैदा हुए। बहुत कम पढ़े लिखे थे, या ये कहें कि लगभग अशिक्षित थे। कोंकणी और गोवा की भाषा जो है, गोवानी और कोंकणी भाषा को छोड़कर उन्हें कुछ नहीं आता था। बौद्ध धर्म को अच्छे से जानने की उनकी इच्छा जागृत हुई। वे घर से निकले तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन भिक्षु बन के, बौद्ध भिक्षु बन के पुणे शहर में आए। यहां से ग्वालियर गए, नेपाल गए, श्रीलंका गए, और आप देखिए ये उनका नाम सब जगह है। थोड़ा और चर्चा की जाए, दुनिया की सबसे अच्छी कही जाने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कौसाम्बी ने पढ़ा है। मैं बता रहा हूं ना कि जब वो गोवा में खाली कोंकणी और गोवानी जानते थे, बहुत भिक्षुक बने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। रूस का हार्वर्ड कहने जाने वाले लेनिनग्राड एकेडमी में भी आपने पढ़ाया। 1947 में गांधी जी के आश्रम में रहे, उपवास करा और अपना जीवन समाप्त कर लिया। गांधी जी ने खुद कहा था, मेरा आश्रम साबरमती आश्रम ऐसे व्यक्ति कौसाम्बी के रहने से पवित्र हो गया। खुद के चरित्र और कमिटमेंट का एक उदाहरण है। हमारे देश में ही एक और हुए हैं, हिंदी के लोग अच्छे से जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का बिहार में उन्होंने काम किया। 1910 में यूपी के आजमगढ़ में पैदा हुए थे। आपका मूल नाम है केदारनाथ पांडे। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा ली और घर से निकल पड़े। कोई भाषा नहीं जानते थे। बनारस, लद्दाख, श्रीलंका, जापान, कोरिया होते हुए लेनिनग्राड एकेडमी ऑफ साइंस में उन्होंने पढ़ाया। अब सोचिए, धर्मानंद कौसाम्बी की तरह संस्कृत, पाली, उर्दू, तिब्बती, फारसी, फ्रेंच, रूसी सारी भाषाओं का ज्ञान राहुल सांकृत्यायन ने लिया। आजादी की लड़ाई के बाद वास्तव में ऐसा तय हुआ था कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बने। आजादी की लड़ाई के दौरान में ऐसा तय किया गया कि कोई एक ऐसा विश्वविद्यालय बने, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जो भारत की आत्मा के अनुकूल हो। और इसी भावना के अनुकूल बनारस में काशी विद्यापीठ बना था, जिसकी हीरक जयंती भी मना ली गई है। तो उसमें जो लोगों के भाषण छपे थे उस हीरक जयंती समारोह में, हम क्या उन भाषणों को यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकते? उसका संकलन करके हम हर अध्यापक, छात्र, पालक को नहीं बता सकते? ये जरूरी चीज है कि हर स्कूल कॉलेज में उसको संकलन दिया जाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ भारत की आत्मा है। काशी विद्यापीठ में मानते हैं कि अभाव थे, बहुत अभावों में बनी थी, लेकिन फिर भी आप देखिए अभावों वाली ये शैक्षणिक संस्थान या जो विद्यापीठ है या जो यूनिवर्सिटी है, इसने कैसे कैसे हीरे दिए। अगर आप नाम सुनेंगे ताज्जुब पड़ जाएंगे। यहां से जो हीरे निकले, जो चरित्र निकले, वो कौन थे? बिहार आरा के राम शुभम सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, भोला पासवान। ये 3 नाम जो मैं बता रहा हूं, राम शुभम सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और भोला पासवान शास्त्री, इनकी ईमानदारी और निष्ठा का सारा देश कायल है, सब जानते हैं। जब भी ईमानदार व्यक्ति की बात आती, इन 3 की नाम की जाती। यानी एक अभावग्रस्त विद्यापीठ ने ऐसे ऐसे चरित्र गढ़े हैं, लेकिन जब आज बड़े बड़े विद्यापीठ बन रहे हैं तो उनके चरित्र के लोग कितने सामने आ रहे, हालात है। मध्य प्रदेश में 20 से अधिक विश्वविद्यालय हैं।
देश में आज 500 के लगभग विश्वविद्यालय हो गए, पर क्या ऐसा चरित्र हम लाल बहादुर शास्त्री जैसा चरित्र दे पा रहे हैं? भोला पासवान शास्त्री जैसा चरित्र दे पा रहे हैं? रामानुजम ने कौन सी कराई, लेकिन विश्वविख्यात हुए हैं। अब आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग खुद अपनी समाज खुद शिक्षा संस्थानों की स्थिति खराब कर रहा है। छात्र स्कूल नहीं जाएंगे, पर हम लोग शिक्षक से, हमारे पालक लोग हैं, पालकगण समाज शिक्षक को मजबूर करता है कि उनकी हाजिरी लगा दी जाए। क्यों? छात्रवृत्ति लेना है। अगर हाजिरी नहीं होगी, 75% से कम होगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, हम कहते हैं आप छात्र की उपस्थिति पूरी दीजिए, 75%। हमारा मानस ऐसा, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है। जब हमारा मानस, हमारी मानसिकता ऐसी है, तो हम कैसे एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए भला। आज हर इलाके में कोई ना कोई आंदोलन हमें चलाना होगा ताकि हम इन छूटी हुई चीजों से मुक्ति पा सकें, तभी हमारा चरित्र निखरेगा। हम बेईमान हो गए हैं, हम अपने स्वार्थ में हैं, तो इन सारी चीजों को अलग करेंगे तभी हमारा चरित्र निखर सकेगा। आपने एक चीज देखा होगा, पिछले 4-5 दशक पुरानी बात है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 4 या 5 दशक। बेंगलोर जो है देश का सिलिकॉन वैली कहलाता है। भारत के दक्षिण में है, पहले दक्षिण में कोई जाता नहीं था, सिलिकॉन वैली कहलाता है। कभी आपने सोचा कि बेंगलोर में जब सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसी शहर में क्यों नहीं बनती? यहां ऐसा पुनर्जागरण क्यों नहीं था? आज हमें वास्तव में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। मानस बदलने का आंदोलन करना होगा। आज आप देखिए, उन्हीं राज्यों ने तरक्की की, उन्हीं राज्यों ने विकास किया है जिन राज्यों ने झूठी शान शौकत आवरण से मुक्ति पा ली है। चंद्रबाबू नायडू जो थे, उन्होंने एक बार कहा था कि आज कुछ राज्य अमीर हैं, वो कमाते हैं, और केंद्र सरकार उनका पैसा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों को दे दे। ये कब तक चलेगा? आप सोचिए भला, ये कब? उनका एक तर्क था, बोले हम लोग कमाते हैं और हमारा पैसा गरीब बीमारू राज्यों में चला है, कब तक चलेगा? उसका मूल कारण है, आपने से कभी भी ध्यान दें, 1972 की बात कर रहा हूं, काफी पहले, यानी लगभग 50 साल पहले, बेंगलोर में लड़कियां स्कूटर चलाती थीं। पुणे में इरावती कर्वे, प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, वो 1950 के आसपास अपने स्कूटर से पुणे विश्वविद्यालय जाती थी, 50-55 के दौर में। और आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं 1950-1972 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की यहां लड़कियां स्कूटर से निकलेंगी, बाइक से निकलेंगी? यहां तो हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन राज्यों की बात कर रहा हूं, यहां तो औरतों को, घर की औरतों को कमरे में बंद करके रखे, उन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, अक्षर ज्ञान हो गया, पर्याप्त है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया, हमने कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में कहां बदलाव हो? तब देखिए 1972 में बेंगलोर ने इतना परिवर्तन किया था। केरल में देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो केरल आज कहां निकल गया? इसलिए हम पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हमने शिक्षण संस्थान, शैक्षणिक संस्थान खोले हैं, लेकिन उनमें प्रवेश नहीं दिया, उसमें भाई भतीजावाद करा, उसमें अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों को चलाया। अब थोड़ा पड़ोसी देश की बात करें, चीन की। चीन आगे कैसे बढ़ गया? 1980 के बाद चीन ने बदलाव किया, और आज देखिए कहां निकल गए। नहीं तो चीन की भी हालत भारत जैसी थी। वहां स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं, साथ साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारे यहाँ साथ साथ चल नहीं सकते। तो हमने अभी भी महिलाओं के साथ शोषण करा, उनको द्वितीय दर्जे का रखा है। ये मानसिकता हमें बदलना होगी, हमें मानस बदलना होगा। आज जब हम बेंगलोर जाते हैं तो आप देखिए गाड़ियों पर बड़े बड़े, वहां पे निकलते हैं ना गाड़ियों से, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, इश्तेहार लगे रहते हैं, हमारे यहाँ इतनी पद खाली हैं, हमारे इतने वैकेंसीज हैं, इंटरव्यू देने के लिए आप यहाँ आइए। ये बेंगलोर में बहुत से पोस्टर लगे मिल जाएंगे कि हमारे इतनी पोस्ट खाली है, आप लोग आइए, अप्लाई करिए इमीडिएटली। क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे पोस्टर आपको मिलेंगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति है, एक प्यून के लिए विज्ञापन निकलता है, प्यून की एक पोस्ट है प्यून की, और 5 से लेकर 10,000 आवेदन आ जाते हैं। उसमें BE भी आ जाते हैं, MBA भी आ जाते हैं, PhD होल्डर भी आ जाते हैं। जबकि प्यून के लिए 8th क्लास उन्होंने योग्यता रखी है, लेकिन इतने हाई क्वालिफाइड लोग आते हैं, और वो भी लाइन लगती है कि फॉर्म छांटने की दिक्कत हो जाती है कि अब सिलेक्शन कैसे करें। और बेंगलोर में इश्तेहार छपता है कि ये वैकेंसी है, आप लोग आवेदन करिए। इसीलिए आप देखिए, जब भारत में जब भी कोई आता है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, कहीं से भी राष्ट्राध्यक्ष आता है,
वो बेंगलोर जरूर जाता है कि आखिर क्या है, बेंगलोर एकदम से बदल गया, 50 साल में बेंगलोर 5 दशकों में कैसे बदल गया। वास्तव में इसका मूल कारण क्या है, दक्षिण भारत के लोगों ने अपने शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाया है। अब देखिए तमिलनाडु, बेंगलोर, कितने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे, एमबीए के कॉलेज वहां हैं, एक से एक कॉलेज है, कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट किया है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान। जितने आप देखेंगे जितने भी देश दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो दिल्ली के बजाय बेंगलोर जाना चाहते हैं, वहीं ठहरना चाहते हैं। आजकल दिल्ली में कोई नहीं ठहर रहा, हमारी राजधानी जरूर है दिल्ली, लेकिन लोग आप ठहरना कहाँ चाहते हैं, बेंगलोर में। बेंगलोर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उसी से सटा हुआ आपका हैदराबाद, हैदराबाद भी सिलिकॉन वैली है, हैदराबाद भी सब जानना चाहते हैं। आखिर एक बदलाव कैसे आया बेंगलुरु और हैदराबाद में, तो वास्तव में कोई अकेला आदमी नहीं कर रहा है, यहाँ पूरे समाज को खड़े होना पड़ेगा। पूरा का पूरा समाज हैदराबाद का और बेंगलुरु का खड़ा हुआ और आप देखिए वहाँ क्रांति हो गई। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकते तो सही है, अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, लेकिन पूरा समाज अगर इकट्ठा हो जाएगा तो बदलाव निश्चित ही है। आज आप देखिए पूरा समाज वहाँ का साउथ का खड़ा है तो ऊंचाइयों पे चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ उत्तर भारत में हम समाज अभी भी कुप्रथाओं से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए हम ज्ञान युग में नहीं आ पा रहे। अगर ये कहा जाए कि अगर हम ज्ञान युग में आना है तो हमें बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ज्ञान युग समाज को पैदा करना होगा। अगर हमारे शैक्षणिक संस्थान अच्छे नहीं हुए, उन्नत शैक्षणिक संस्थान नहीं होंगे, तो हम ज्ञान युग समाज नहीं कर सकते। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया को आगे लाना चाहते हैं, तो वास्तव में हमें सारी बाधाओं को दूर करके शैक्षणिक संस्थानों को आगे बढ़ाना होगा। ये अभी मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था, श्याम अग्रवाल जी का एक लेख था, उन्होंने साफ कहा, उनका कहना सही है, उनका कोटेशन ठीक था श्याम अग्रवाल जी का, किसका कद कैसे बड़ा मालूम है, किसका कद कैसे बड़ा मालूम है, अब तक कोई कैसे जिया मालूम है, झाड़ कर कपड़ों को फिर चलने लगे, कौन कब कितना गिरा मालूम है। इसके आधार पर आज मैंने आपके साथ चर्चा की। वास्तव में हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थान बहुत हैं, लेकिन उन शैक्षणिक संस्थानों का क्या मतलब कि हम योग प्रतिभाएं हीरा नहीं दे पा रहे, हम कोहिनूर नहीं निकाल पा रहे। और इसी भारत में शंकराचार्य की भी बात की मैंने, विवेकानंद जी की भी बात की, कौशाम्बी की भी बात की, राहुल सांकृत्यायन की भी बात की, रामानुजम की भी बात की। ये सारी वो प्रतिभाएं हैं, ये सारे वो हीरे हैं, नायाब हीरे, जिनके पास अभाव ही अभाव था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, अच्छे शैक्षणिक संस्थान नहीं, बिना पढ़े लिखे गुरु नानक, कबीर पूरे विदेशों में, देश विदेश में छा गए। इन्हीं में मैं जबलपुर की एक शख्सियत की बात करूंगा, डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा जी। जबलपुर में एक गड़ा मोहल्ला है रानी दुर्गावती के समय का, वहाँ वो रहते थे कोष्टा मोहल्ला में। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बीई करी, इसरो में साइंटिस्ट हैं, जबलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे। बहुत अभाव में जिया उन्होंने। वो क्या करते थे, खपरेल का मकान था, दीवार को उन्होंने काले पेंट से पोत दिया था और चौक से वहाँ क्लासेस लगाते थे, बच्चों को गणित पढ़ाते थे, अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते थे। उससे जो पैसा मिलता था उससे उन्हें अपना विद्याध्ययन के, बहुत गरीब घर में थे, और उसके बाद कुलपति बने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। उसके पहले ही साइंटिस्ट बन गए थे, इसरो में थे, अहमदाबाद में भी थे और हैदराबाद में भी। साइंस स्पेस में, साइंस एंड स्पेस में उनका काम बहुत अच्छा है, जाने माने वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा जी। वो भी एक शख्सियत है कि अभाव में रहने के बाद भी अपने आप को ऊंचाइयों पे ले गए। तो वास्तव में कौन कहाँ पढ़ेगा, अगर आपको शैक्षणिक संस्थान अच्छा मिले, आप में लगन और पूरा समाज आपके साथ जुड़ जाए, अगर समाज खड़ा हो जाए, तो आप देखिए बदलाव आएगा। क्योंकि आज़ादी के बाद किसी ने नहीं सोचा था बेंगलुरु और हैदराबाद इतने आगे निकल जाएंगे, वो सिलिकॉन वैली कहलाने लगे। लेकिन वहीं अन्य उत्तर प्रदेश में क्या था, कानपुर एक समय भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। आज कानपुर की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा नहीं। तो ये कुछ है कि आपको अपने आप में बदलना होगा, बदलाव लाना होगा। आपको सीमित संसाधनों के साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ, अपने आप आगे जाएंगे। और सरकार को भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने के बजाय जो हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान करना होगी, तभी वो रैंकिंग उसकी काम आ सकेगी। तो ये आज के साथ चर्चा करना थी शैक्षणिक संस्थानों पे, वो मैंने आपके साथ की। इसमें आपके जो भी कमेंट्स आप भेजिए, मैं उनका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ।